है ना। हाई स्कूल गणित पहले पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं। इससे संबंधित तथ्य को पढ़ने से पहले ये जान लेना आवश्यक होगा कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। वास्तविक का विलोम है काल्पनिक या अवास्तविक संख्याएं। तो पहले मैं यहां लिख रहा हूं काल्पनिक संख्याएं, और इसे जान लेने के बाद वास्तविक संख्याओं को जानना काफी सरल होगा। अत्यंत सरल भाषा में लिख रहा हूं कि वर्गमूल चिन्ह के अंदर ऋणात्मक संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे वर्गमूल का चिन्ह लगाया, अंदर कोई भी संख्या आप लिख दें, ऋण 2, वर्गमूल ऋण 4, वर्गमूल ऋण 1/16 आदि। ये संख्याएं काल्पनिक या अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और इन्हीं संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो जितने भी प्रकार की संख्याएं हम सोच सकते हैं सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसका जिक्र मैं यहाँ अलग से कर रहा हूँ। वास्तविक संख्याएं अब हमारे पास आधार मिल गया है काल्पनिक संख्याओं का, और इन्हीं संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी प्रकार की संख्याएं हैं सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसलिए मैं वास्तविक संख्याओं को परिभाषित करने के लिए काल्पनिक संख्याओं का ही सहारा लूंगा। इसका मतलब हुआ कि काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर शेष सभी प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ काल्पनिक संख्याओं को छोड़ करके हम लोगों ने इससे पहले तमाम प्रकार की संख्या पढ़ी है। प्राकृतिक संख्याओं का परिवार वास्तविक संख्याएं हैं, पूर्णांकों का परिवार वास्तविक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं का परिवार वास्तविक संख्याएं हैं, परिमेय संख्याओं का परिवार वास्तविक संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याओं का परिवार वास्तविक संख्याएं हैं। यानी आज से पहले जो कुछ भी हमने संख्याओं के प्रकार पढ़ा है वह सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ मैं उदाहरण शो कर रहा हूँ। जैसे एक प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, और यह वास्तविक संख्या भी है। ऋण 1/2, 3/7,
और 0/7 या 3/0, ये सभी प्रकार की संख्याएं ये वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। एक उदाहरण में और लिख दो, वर्गमूल 2। ये सभी प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। सिर्फ हम वास्तविक संख्याओं में वर्गमूल चिन्ह के अंदर ऋणात्मक संख्या का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये संख्याएं काल्पनिक संख्याएं हैं। हमें केवल इसी प्रकार की संख्या का ध्यान रखना है कि ये संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं होती। शेष जो भी संख्या हम सोच सकते हैं, सभी प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे यहाँ मैंने उदाहरण का जिक्र किया है, 1 ऋण 1/2, 3/7, 0/7, 3/0 या वर्गमूल 2, ये सभी प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं जान लेने के बाद अब यहां आता है प्रमेयिका। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण दूं कि यदि 3 रेखाएं हैं, पहली रेखा दूसरी के समांतर हो और दूसरी रेखा तीसरी के समांतर हो, तो इसका अर्थ होगा कि पहली रेखा तीसरी रेखा के भी समांतर होगी। ये प्रमेयिका कहलाता है। इसी प्रमेयिका के आधार पर आगे जो विभाजन प्रमेयिका लिखी गई है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यहाँ बीच में विभाजन शब्द आया है और हम लोग गणित में 4 संक्रियाएं पढ़ते हैं, योग, अंतर, गुणा और विभाजन, जिसको हम लोग भाग भी कहते हैं। ये 4 संक्रियाएं पढ़ते हैं और ये यूक्लिड की जो प्रमेयिका है वो केवल विभाजन की संक्रिया के लिए है। यह योग, अंतर और गुणा की संक्रिया के लिए नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए हम 2 पूर्णांक Q तथा R इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि
ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, अप्रत्यक्ष रूप में ए बी क्यू और आर की भाषा छुपी हुई है। ए और बी दो पूर्णांक हमें ज्ञात हैं, तो हम दो पूर्णांकों की सहायता से अन्य दो पूर्णांक कैसे ज्ञात करें। हम मान लें यहाँ उदाहरण के लिए 7 और 3 ले लें। अगर हम 7 में 3 जोड़ेंगे तो योग संक्रिया के द्वारा हमें केवल एक पूर्णांक मिलेगा। अंतर की संक्रिया के द्वारा भी हमें केवल एक पूर्णांक मिलेगा। दो ज्ञात थे, एक प्राप्त हुआ। गुणा की संक्रिया के द्वारा भी हमें केवल एक पूर्णांक प्राप्त हुआ, 21। लेकिन विभाजन की प्रक्रिया में देखिए, 3 दूनी 6, घटाने पर आया 1। 3 और 7 हमें ज्ञात थे और 2 और 1 हमें बाद में ज्ञात हो गए। तो यहाँ Q और R यही 2 और 1 है, यानी 7 है A, 3 है B, Q है 2 और 1 है R। और इसका प्रयोग हम लोग कक्षा 5 में भी करते आए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये कोई नई चीज नहीं है, इसका विस्तृत प्रयोग हम पढ़ते आए हैं और उसी को यहाँ सांकेतिक भाषा में लिखा गया a बराबर बी क्यू प्लस आर। लेकिन आर शेषफल की विशेषता होती है कि शेषफल सदैव यह भाजक से छोटा होगा लेकिन शून्य के बराबर होगा या शून्य से बड़ा होगा। ये शेषफल की विशेषता होती है। तो आपने जाना कि a और b दो पूर्णांक हमें ज्ञात हों तो हम दो पूर्णांक इन्हीं a और b की सहायता से भाग संक्रिया के द्वारा q और r इस प्रकार प्राप्त कर लेते हैं कि इनमें चारों में एक संबंध निकलता है। वो संबंध है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसी को सांकेतिक भाषा में लिखा गया a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r शेषफल है। r शेषफल की क्या विशेषता होती है? शेषफल सदैव भाजक यानी b से छोटा होगा और शून्य से बड़ा होगा या शून्य के बराबर होगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगला तथ्य प्रस्तुत किया जाएगा।